हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? चलो जी, आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो आप कह सकते हैं कि सर इम्पोर्टेंट हो सकता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलरेडी 7 लेक्चर आप डिलीवर कर चुके हैं बैंकिंग के ऊपर, आप लोगों ने एक्सेस भी कर लिए हैं टाइमली। तो 8th लेक्चर को आप बिगिन करें विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम। ठीक है जी, अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स इनिशिएट किए हैं अदर देन फर्स्ट, सब में अपन ने क्या किया है, कुछ न कुछ पीछे वाला टॉपिक रिवाइज किया है। आज का लेक्चर जो हमारा होने वाला है वो हम सीधा अपने आज के लेक्चर से ही स्टार्ट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 7 लेक्चर तक जितने भी टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, क्वेश्चंस करवाए गए हैं वो क्वाइट फिट एंड फाइन आपको अच्छे से आ गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं सर आज का टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज वी कैन से इम्पोर्टेंट और वी कैन से मोस्ट इम्पोर्टेंट, और वी कैन से मोस्ट इम्पोर्टेंट। सर इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का टॉपिक। यूनिट नंबर 6 से हम बिलोंग करने जा रहे हैं। आज यूनिट नंबर 6 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि यूनिट नंबर 6 हमारा क्या कहता है। यूनिट नंबर 6 की अगर आप बात करते हैं तो हेडिंग चेक कर लें आप एक बार। क्या है यूनिट नंबर 6 का जो हेडिंग अपने को दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है प्रिपरेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बैंक्स। प्रिपरेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंक्स कि सर अपने को बैंक्स की क्या बनानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का काम अपने लिए कोई बहुत ज़्यादा नया नहीं है। एज बिंग द स्टूडेंट ऑफ अकाउंट, एज बिंग द टीचर ऑफ अकाउंट्स, अपने लिए काम सर क्वाइट इजी होता है क्या कि सर किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले आप देख लें कि क्या क्या इसमें इंक्लूड होने वाला है सर इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज गोइंग टू इंक्लूड्स बेसिकली 2 पार्ट। पार्ट नंबर 1 इज प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, और सेकेंड टाइम आप बात करेंगे तो बैलेंस शीट। ठीक है सर, इसमें मैंने कोई नया या कोई वैल्यू एडिशन आप लोगों को नहीं करवा दिया है, बड़ा सिंपल सा ही था कि सर प्रॉफिट लॉस आ जाएगा और क्या आ जाएगी हमारे पास, बैलेंस शीट आ जाएगी, प्रॉफिट लॉस। ठीक है जी, वैसे तो नेचर वही है, डेबिट में सारे के सारे एक्सपेंस, क्रेडिट में सारी की सारी इनकम, लेकिन सर कुछ फॉर्मेटिंग रिक्वायरमेंट है। कुछ फॉर्मेटिंग क्या है हमारे पास, रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, हमें उस रिक्वायरमेंट को फॉलो करना होगा, यानी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट विल बी गिवन, वो हमें लर्न करना होगा, उसके प्रोसेस को समझना होगा। बात अल्टीमेटली वही है जो होनी चाहिए थी। तो शेड्यूल्स यहां पर चलते हैं फिर हमारे पास। शेड्यूल 13 to 16, शेड्यूल 13 to 16 आपके बिलोंग करने वाले हैं सर कहाँ से, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से। यानी कुछ इनकम के होंगे इसमें से, कुछ एक्सपेंस के होंगे, और हमने पहले शेड्यूल बनाना है। ठीक है ना, चलो जैसे जैसे लेक्चर थोड़ा सा इनिशिएट होगा ना आपको बात समझ आनी स्टार्ट होएगी। अब भी हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो कि सर आप क्या समझाने की ट्राई कर रहे हो। अब पहले 13 से अगर 16 शेड्यूल पीएल के हैं तो इसका मतलब सर शेड्यूल नंबर 1 to 12 हमारे यहाँ बैलेंस शीट्स को कोरिलेट करने वाले हैं, बैलेंस शीट से रिलेटेड होने वाले हैं। शेड्यूल नंबर 1 to 12, 17, 18, 19 वो सब सर नोट्स टू अकाउंट्स के होते हैं, इसीलिए हमें अभी उनको डिस्कस नहीं करना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के पहले 12 शेड्यूल्स होंगे, उसके बाद 13 to 16। और आप एक बात ये मान सकते हैं क्या कि अगर मैं एक बार 1 से लेकर 16 शेड्यूल को प्रिपेयर करना सीख लूं, कि अगर मैं एक बार 1 से लेकर 16 शेड्यूल को प्रिपेयर करना सीख लूं तो सर इसका मतलब ये पक्की बात है क्या कि मेरा प्रॉफिट और लॉस और मेरी बैलेंस शीट जो है ना वो टाइम से रेडी हो गई, वो मुझे तंग नहीं करने वाली है अगर मेरे 16 शेड्यूल्स का जो टोटल है वो मैच करने वाला है। तो सर हम किस तरीके से इसे इनिशिएट करें, उसके लिए हमने इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड किया। आज का हमारा जो काम होगा वो होगा प्रॉफिट और लॉस फॉर्मेट अकाउंट्स बनाना, उसको समझना, देन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की हेल्प से उसको स्ट्रॉन्ग बनाना। और कल के लेक्चर में जो अपना काम होने वाला है वो होने वाला है क्या सर, बैलेंस शीट्स के पहले 12 शेड्यूल्स को समझना, प्रिपेयर करना, बैलेंस शीट बनाना, और देन एक क्वेश्चंस की हेल्प से उस कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बना देना कि सर एक बैंक अपनी बैलेंस शीट कैसे बनाएगा। चलो जी, तो हम आपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्या,
कि प्रिपेयर्स द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ऑफ एनी बैंक, किसी भी बैंक का हमसे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट पूछा जा सकता है और हमें क्या करना है सर, उसका प्रॉफिट लॉस बना के देना है। चलो जी, आपको हल्का सा नोटिंग का रिक्वायरमेंट हो सकता है आज के लिए, तो आप नोट करेंगे तो फॉर्मेट ठीक रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पर ना कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं जहाँ पर हमें एज्यूम करना पड़ता है, और वो एजम्पशंस अगर आप एक बार लिख लेते हैं ना अपनी नोटबुक में, तो इसका मतलब सर फिर वो मैं ना आसानी से रिकॉल कर पाता हूँ एक दिन। तो चेक करें कि सर क्या फॉर्मेट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चलो जी, एक फॉर्म होता है, ये दो फॉर्म्स हैं एक्चुअली अकॉर्डिंग टू बैंकिंग एक्ट। फॉर्म ए बैलेंस शीट के लिए यूज होता है, फॉर्म बी आपका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट्स के लिए यूज होता है, ठीक है ना। हम साथ में ईयर डाल सकते हैं क्या, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021। तो सिंपल मैंने नाम दिया प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ठीक है। फॉर्म बी है एक्चुअली ये, फॉर्म ए बैलेंस शीट्स को रिलेट करने वाला है, फॉर्म बी आपके प्रॉफिट लॉस को रिलेट करने वाला है। उसके बाद होगा क्या सर, शेड्यूल नंबर, यहां पर मैं पर्टिकुलर लिख देता हूं, चलो जी। अमाउंट एज ऑन 31 मार्च 2021, अमाउंट 31 मार्च 2020, ठीक है जी। ये वाला फॉर्मेट अगर आता है तो इसका मतलब सर ये कंपैरिजन को बिलोंग कर रहे हैं, कंपैरिजन फैक्टर्स। क्वाइट चांस होते हैं, बहुत कम चांस होते हैं क्या कि मैं आपको एग्जाम में 2 सालों का डाटा दूं और आपसे 2 साल का प्रॉफिट लॉस बनाऊं। आप ये कह सकते हैं ना बेसिकली, अगर आप इस वाले फॉर्मेट को यूज कर रहे हैं तो सर एक साथ एक बैंक के 2 प्रॉफिट लॉस बना रहा हूं मैं, तो एग्जामिनर का कोई पर्पज उससे सर्व नहीं होगा, ठीक है ना। तो एग्जामिनर का पर्पज अगर ये जानना है कि आपको प्रॉफिट और लॉस बनाना आता है या नहीं आता, तो मैं आपसे 31 मार्च 2021 का भी बनवाऊंगा ना, तो भी मुझे पता चल जाएगा कि आपको प्रॉफिट लॉस बनाना आता है या नहीं आता। चलो जी, अगर हम फॉर्मेट की बात कर रहे हैं तो ठीक है। पर्टिकुलर, शेड्यूल नंबर, अमाउंट, अमाउंट ये मेन अमाउंट हमारे पास 31 मार्च 2021 वाला, और वो कंपैरिजन वाला अमाउंट 31 मार्च 2020 वाला। चलो जी, उसके बाद यहां पर देखें इंटरेस्ट अर्न्ड, शेड्यूल नंबर 13। अभी आपने डिस्कस किया था ना कि सर शेड्यूल 13 से लेके 16 जो होने वाले हैं ना, शेड्यूल 13 टू 16 वो प्रॉफिट लॉस के आइटम्स के होने वाले हैं। तो प्रॉफिट लॉस की आइटम का सबसे पहला यहां पर आप लिख सकते थे क्या, इनकम। यहां पर भी आप एक और हेडिंग लिख सकते थे क्या, इनकम। इनकम के अंदर सबसे पहली बात क्या होगी, इनकम के अंदर की मैं बात करता हूं तो सर मेजर इनकम ऑफ द बैंक होने वाला है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। डिस्काउंट इज इंक्लूडेड इन इंटरेस्ट, ठीक है ना। या आप इसको इंटरेस्ट और डिस्काउंट भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप इसको, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट भी लिख सकते हो। क्यों सर, बैंक का ये मेजर इनकम है इंटरेस्ट। कोई भी आप लोन दे रहे हो तो आपको इंटरेस्ट मिल रहे हैं, आप बिल बीआर को डिस्काउंट कर रहे हो तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है सर। शेड्यूल नंबर 13 सर, जितनी भी इंटरेस्ट की इनकम होगी, जितना भी डिस्काउंट का इनकम होगा सर, वो सारी आइटम शेड्यूल नंबर 13 में जाएगी पहले और फिर यहां पर आ जाएगी। चेक करेंगे कैसे, ठीक है सर। शेड्यूल नंबर 14, शेड्यूल नंबर 14 में हमारे पास क्या बच जाएगा, शेड्यूल नंबर 14 में हमारे पास बच जाएगा सर अदर इनकम्स। अदर इनकम सर, जरूरी तो नहीं ना बैंक को इंटरेस्ट की इनकम हो। आपने देखा था, आप कई बार बिल सेट फॉर कलेक्शन के लिए पैसा ले लेते हो। अभी अपन एक टॉपिक देखा था, सब टॉपिक एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट गारंटी। सर वहां से भी मुझे कोई ना कोई कमीशन फीस मिला है, ठीक है ना। मैं अपने कस्टमर्स को लॉकर्स की फैसिलिटी देता हूं तो मैं लॉकर का रेंट उनसे चार्ज कर लेता हूं, ठीक है ना। मैं खुद इन्वेस्टमेंट करता हूं, वहां से मुझे प्रॉफिट लॉस होता है। कई बार मुझे फिक्स्ड एसेट्स को बेचना पड़ जाता है, वहां से मुझे प्रॉफिट होता है। तो सर बहुत सारी आइटम्स ऐसी हैं जो इंटरेस्ट और डिस्काउंट के अलावा है, लेकिन मेरे लिए इनकम की फॉर्म में है, इसीलिए मैंने उसको एक अलग हेड बना दिया। क्या सर, शेड्यूल नंबर 14 अदर इनकम। यहां पर मैंने लिखा क्या, टोटल इनकम। नाम आप दे सकते हैं ए, और आप क्या करेंगे सर,
13 और 14 में जितना भी इनकम है उसका टोटल कर देंगे, यानी ये हमारी पीएल की क्रेडिट साइड हो गई बेसिकली। जब आप पीएल बना रहे थे तो क्या था, आपने डेबिट साइड और क्रेडिट साइड वाला पीएल बनाया, लेकिन सर पीएल करने का तरीका बदल गया। जैसे कंपनीज वाले पीएल बनाते हैं ना, वो फॉर्मेट भी कुछ ऐसा ही था ना, पहले इनकम देन एक्सपेंस, वही है सर। शेड्यूल नंबर 13 में इंटरेस्ट वाली इनकम आ गई और शेड्यूल नंबर 14 में बाकी सारी इनकम आ गई। मैंने टोटल कर दिया, क्या टोटल इनकम। आप चाहो तो एक इमेजिनरी फिगर भी ले लो, आप चाहो तो क्या ले लो, एक इमेजिनरी फिगर भी ले लो कि मैंने कहा इंटरेस्ट अर्न कितना है 2 लाख, अदर इनकम कितनी है 1 लाख, तो इसका मतलब सर टोटल इनकम कितनी हो गई हमारे पास 3 लाख। चलो जी, अब बात करते हैं बैंक के खर्चों की। बैंक के खर्चे सर, यहां पर हमने टॉपिक डाला एक्सपेंसेस। तो सबसे पहला एक्सपेंस क्या होगा सर, इंटरेस्ट देना है तो हम इसको एक्सपेंडेड बोल देते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ठीक है ना, कि बैंक को जितना भी इंटरेस्ट मिल रहा है ना, वो लेने के लिए कहीं ना कहीं उसने लोगों का पैसा एज एन डिपॉजिट, एफडी, आरडी क्या किया हुआ है, एक्सेप्ट भी किया हुआ है। और जो पैसा आपने एक्सेप्ट किया हुआ है, लॉजिकली सर आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंड करना पड़ेगा, शेड्यूल नंबर 15, ठीक है सर। इंटरेस्ट मेजर एक्सपेंस है, जिस तरीके से इंटरेस्ट का मिलना मेजर इनकम है, बाकी और इनकम है, अदर्स इनकम है सर, उसी तरीके से इंटरेस्ट का जाना बैंक के लिए क्या है, मेजर एक्सपेंस है। लेकिन सर उसके अलावा कुछ अदर एक्सपेंस भी है, अदर एक्सपेंस आप ऑपरेटिंग बोल सकते हो, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दैट इज शेड्यूल नंबर 16, दैट इज शेड्यूल नंबर 16। शेड्यूल नंबर 16 में क्या आ जाएगा सर, बैंक में स्टाफ काम करता है, उनकी सैलरी हो गई, बैंक प्रमाइस किराए पे है सर, उसका रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ऑडिटर की फीस हो गई। सर एक बिजनेस में क्या एक्सपेंस नहीं होता होगा बताओ ना। तो सर इंटरेस्ट के अलावा जितने भी एक्सपेंस बचेंगे ना, सब शेड्यूल नंबर 16 में चला जाएगा। उसके बाद सर, उसके बाद बात आती है प्रोविजंस। ये लो सर, लास्ट लेक्चर में आप इस प्रोविजन को तो डिस्कस कर रहे थे, प्रोविजन एंड कंटीजेंसी, प्रोविजन एंड कंटीजेंसी। तो उसके बाद आती है क्या, प्रोविजन और कंटीजेंसी, ठीक है ना। कोई शेड्यूल नहीं है, अगर होता तो 17 हो जाता, शेड्यूल नंबर 17, कोई शेड्यूल नहीं है सर। इसको वैसे ही एक नोट्स बना लो कि आपका प्रोविजन और कंटीजेंसी कितना है। प्रोविजन आप समझ सकते हैं, बैंक के लिए क्या है, एक मेजर आइटम है, उन्होंने अपनी एसेट्स को कभी परफॉर्मिंग, कभी नॉट परफॉर्मिंग, कभी डाउटफुल, कभी सब स्टैंडर्ड, कभी लॉस एसेट्स, इस तरीके से डिवाइड किया हुआ था ना। आप लोगों को ध्यान होगा, मान लो ना ध्यान होगा, हाँ सर हाँ, लास्ट लेक्चर की तो बात है, इसीलिए हमें ध्यान ही है, ठीक है ना। तो जितने भी प्रोविजन बन रहे हैं, जितनी भी कंटीजेंसी है, वो सब यहाँ आएगी और ये बन जाएगा बैंक का टोटल एक्सपेंस। ये बन जाएगा क्या, बैंक का टोटल एक्सपेंस। चलो जी, और बात को आसानी से समझने के लिए आप इसमें भी अमाउंट इंसर्ट कर देते हैं, 1,60,000, 70,000 और प्रोविजन एंड कंटीजेंसी कितना 20,000। तो सर टोटल ऑफ एक्सपेंस कितना हो जाएगा 2,50,000। टोटल ऑफ एक्सपेंस कितना हो जाएगा 2,50,000। बोलो जी बात ओके है कि नहीं है, ठीक है ना। आप फॉर द टाइमिंग ये मानिए कि आपको इनके अंदर की आइटम पता है। एक्चुअली अब जो याद करना है, मैंने शायद पहले भी आपको बोला था ना कि कुछ पार्ट इस चैप्टर में ऐसा होगा जहां पर मुझे याद करना पड़ेगा कि कहां पर क्या आइटम जाना चाहिए। तो सर अब इसके अंदर की जो आइटम है ना, वो मुझे याद करनी पड़ेगी कि शेड्यूल 13 में क्या जाए, शेड्यूल 14 में क्या जाए, 15 में क्या जाए और 16 में क्या जाए। चलो जी, 2,50,000। अब पापा क्या कर सकते हैं सर, दिस विल बी कॉल्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी नहीं, एक्चुअली जब हम प्रोविजन लिखेंगे ना, प्रोविजन जो प्रॉफिट जो टैक्स वाला पॉइंट्स है, एक्चुअली हम अपने प्रोविजन में ही डाल देंगे। तो दिस विल बी कॉल्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर। कि हमने जो प्रॉफिट कमाया सर वो कितना 3 लाख, और जो ये 2,50,000 के खर्चे हैं, इट विल बी इंक्लूजन ऑफ इनकम टैक्स, इंक्लूजन ऑफ इनकम टैक्स। सर उसमें इनकम टैक्स आ चुका होगा, इसीलिए हमने बोल दिया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। या अगर आपको इस तरीके की किसी चक्कर में नहीं पढ़ना है ना, तो आप सिंपल बोले सर प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर। जो ये वाला सेशन है हमारा 31 मार्च 21 वाला, यानी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 21 वाला जो सेशन है सर, उसमें हमारा जो इनकम हुआ वो 3 लाख हुआ, उसमें हमारे जो खर्चे हैं टैक्स को मिला के कितने हुए 250 हुए। तो सर प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना बच गया होगा हमारे पास 50,000। हमारे पास इस साल का जो प्रॉफिट आया है वो कितना आया है 50,000। डन। इसमें आप प्लस कीजिए क्या
ब्रॉट फॉरवर्ड बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर, ब्रॉट फॉरवर्ड बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर, जो आपने लास्ट ईयर बैलेंस शीट में दिखाया था। आपने कई बार चेक किया होगा ना, बैलेंस शीट में प्रॉफिट के नाम से, प्रॉफिट और लॉस के नाम से कई बार हेडिंग होता है। तो इसका मतलब क्या है सर, जो प्रॉफिट हमने कैपिटल में ऐड नहीं किया या जो प्रॉफिट पीएल में रखा हुआ है उसे हम कहते हैं क्या, ब्रॉट फॉरवर्ड बैलेंस ऑफ द लास्ट ईयर। मान लीजिए 1 लाख रुपए आपका ब्रॉट फॉरवर्ड बैलेंस था, तो टोटल प्रॉफिट विल बी 1,50,000। टोटल प्रॉफिट विल बी 1,50,000। सर 1 लाख हमारा प्रॉफिट लास्ट ईयर का अनयूज्ड पड़ा है और 50,000 हमने इस साल कमाया। सर उसके बाद बात स्टार्ट होती है एप्रोप्रिएशंस। 1 मिनट का टाइम देना मेरे को, मैं चेक कर लूं कि ये नीचे तक का स्पेस हमारे व्हाइट बोर्ड में अवेलेबल होगा क्या। शायद हो जाएगा, ठीक है। तो सर हमारे पास 1,50,000 हो गया, इसका हमें करना होता है क्या, एप्रोप्रिएशन, कि सर अब इसे 1,50 का क्या किया जाए। आप अपनी बैलेंस शीट में आ जाएं, अगर मुझे अप्रोप्रिएट नहीं करना होगा तो क्या होगा, ऑलरेडी से मेरा जो पीएल का बैलेंस चल रहा था वो 1,50,000 मैंने इस साल कमाए, तो मेरी बैलेंस शीट में सर आ जाना चाहिए कितना, 1,50,000। लेकिन एप्रोप्रिएशंस के अंदर 2 या 3 पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि किस तरीके से होंगे उसको आप चेक करें। सबसे पहला पॉइंट होगा ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू स्टैच्यूटरी रिजर्व, ठीक है ना। लिखने में ज्यादा ज्यादा मैंने इसको फुल फॉर्म में नहीं लिखा है, SR यानी स्टैच्यूटरी रिजर्व, साथ साथ में आप बात समझ भी रहे हैं, स्टैच्यूटरी रिजर्व। चलो जी, एप्रोप्रिएशंस की बात थी, ट्रांसफर टू स्टैच्यूटरी रिजर्व। सर क्या होगा ये वाला पॉइंट्स, क्या हमें क्वेश्चंस में गिवन होगा कि किस तरीके से हमें इनिशिएट करना होगा, नहीं, चाहे किसी क्वेश्चन में गिवन हो या ना गिवन हो, ट्रांसफर टू स्टैच्यूटरी रिजर्व की बात ये है कि 25% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, थोड़ा स्पेस का दिक्कत आ रहा है लेकिन चलो मैनेज कर लेना, 25% ऑफ एवरी ईयर्स प्रॉफिट will be transferred to statutory reserve। %25 ऑफ एवरी ईयर प्रॉफिट। अब इस एप्रोप्रिएशंस को ना यहां पर थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि ना सर कल को समझने में दिक्कत ना रहे। ये रहा हमारा एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशंस के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या होगा अपना, वो होगा ट्रांसफर टू SR, ट्रांसफर टू SR। और ट्रांसफर टू SR के लिए आप समझें, पक्की बात है क्या, वो कभी मुझे कहे या ना कहे, 25% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, 25% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू स्टैच्यूटरी रिजर्व। अगर मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूं तो सर प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना है, 50,000, 50,000 का 12%, सॉरी 25%, 12,500, 50,000 का 25%, दैट इज 25% ऑफ 50,000। और व्हाट इज 50,000, सर इट इज करंट ईयर प्रॉफिट। व्हाट इज 50,000, इट इज करंट ईयर प्रॉफिट। तो करंट ईयर के प्रॉफिट का 25% मैंने कहां डाल दिया, स्टैच्यूटरी रिजर्व में डाल दिया। सेकंड पॉइंट हो सकता है ट्रांसफर टू अदर रिजर्व, ट्रांसफर टू अदर रिजर्व, ठीक है ना। अब ये वाली बात हमें कभी अपनी मर्जी से नहीं करनी है, ठीक है ना। ये तो देखिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का एक सेक्शन है 17, वो हमें कहता है क्या कि सर हमें करंट ईयर के प्रॉफिट का 25% स्टैच्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहिए। लेकिन ट्रांसफर टू अदर रिजर्व, ये अब बैंक की मर्जी है कि वो क्या प्रॉफिट कमा के कुछ अमाउंट रिजर्व में डालना चाहते हैं या नहीं डालना चाहता। अब एज बिंग स्टूडेंट अगर मेरे को कहा जाएगा कि हम 10% जनरल रिजर्व में डालना चाहते हैं तो मैं ट्रांसफर कर दूंगा, अदरवाइज मुझे नहीं करना है। उसके बाद आती है क्या, कभी कभी हम डिविडेंड को प्रपोज कर देते हैं, परपोज डिविडेंड, क्या जी, परपोज डिविडेंड। चलो जी, वैसे तो देखिए लेटेस्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग तो परपोज डिविडेंड हमारे लिए कंटीजेंट लायबिलिटी होती है, लेकिन फिर भी पुराने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन हमें गिवन हो सकता है। इसीलिए बैंक अगर कोई परपोज डिविडेंड कर रहा है तो हम क्या कर देंगे यहां पर, सर परपोज डिविडेंड की कुछ अमाउंट हम क्या करना चाहते हैं, अपने प्रॉफिट में से परपोज करना चाहते हैं फॉर डिविडेंड, और रिमेनिंग बैलेंस्ड अमाउंट
बैलेंस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, विल बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट इन द नेम ऑफ पीएल, इन द नेम ऑफ पीएल। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर कितना आ जाएगा, आपके पास 1,50,000 रुपए, आपके पास 1,50,000 रुपए थे टोटल, आपने केवल और केवल एक एसआर बनाया 12,500, तो 1,37,500 बैलेंस शीट में किस नाम से आ जाएगा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के नाम से आ जाएगा। 1,50,000 किस नाम से आ जाएगा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट नाम से आ जाएगा। चलो जी, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट्स। थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, कई बार बड़ा लगने लग जाता है। क्वेश्चन नहीं था सर, ये क्वेश्चन तो तब था जब अपन ने अपने इमेजिनरी फिगर्स को लिया, जब इसका क्वेश्चंस करना पड़ेगा तब देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे होना चाहिए। फॉर्मेट को मैं वापस से उठाता हूं। सबसे पहले बात मुझे आसान सी लगी, क्या सर, एक तरफ इनकम को कर दो, एक तरफ एक्सपेंस को कर दो, प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा करंट ईयर का। यू हैव टू एग्री कि सर बात इतनी ही आसान है, हमने एक तरफ इनकम कर दिया, एक तरफ एक्सपेंस कर दिया। चलो जी, अब जितनी भी इनकम थी उसको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक इंटरेस्ट वाला इनकम, दूसरा अदर इनकम। अब जहां जहां से आपको इंटरेस्ट मिल रहा होगा वो सर एक तरफ आ जाएगा, बाकी सारी इनकम एक तरफ आ जाएगी, दोनों का एडिशन होगा तो टोटल इनकम निकल कर आ जाएगा, जो कि मेरा इस क्वेश्चन में कितना है, 3 लाख। चलो जी, दूसरी तरफ सर सारे एक्सपेंस को कर दो। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 15 में आपने डाल दिया सर, शेड्यूल नंबर 15 में जितना भी इंटरेस्ट मैं दे रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट दे रहा हूं, एफडी दे रहा हूं, आरबीआई दे रहा हूं, जो भी है आरडी के ऊपर दे रहा हूं मैं, जितना भी इंटरेस्ट मैं पे करूंगा शेड्यूल नंबर 15 में आ जाएगा। उसके बाद बात करें तो क्या, अदर एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग में जो भी मेरे एक्सपेंस हो रहे हैं, सैलरी ऑफ स्टाफ है, रेंट ऑफ बिल्डिंग है, प्रिंटिंग है, स्टेशनरी है, डायरेक्टर का फीस है, सिटिंग फीस है, ऑडिटर का फीस है, लीगल चार्जेस है, लो चार्जेस है, जितने भी एक्सपेंस होंगे सर सब शेड्यूल नंबर 16 में आ जाएंगे। उसके बाद सर आप जो कह सकते हैं वो ये कि ये वाला पॉइंट सर इंपॉर्टेंट हो सकता है, कॉल्ड एज प्रोविजन एंड कंटीजेंसी, प्रोविजन एंड कंटीजेंसी। समझेंगे जब इस नोट्स की क्लैरिफिकेशन लेंगे तो इस पॉइंट को भी समझेंगे। अभी के लिए मैंने मान लिया, माना 20,000 है, तो सर मेरा टोटल एक्सपेंस आ जाएगा कितना, 2,50,000, और 3 लाख में से 250 जाएगा, 3 लाख में से 250 जाएगा तो करंट ईयर का प्रॉफिट, करंट ईयर का इनकम आ जाएगा मेरा कितना, 50,000। 1 लाख मैंने लास्ट ईयर बैलेंस शीट में छोड़ा था प्रॉफिट और लॉस के नाम से, जैसे कि इस क्वेश्चन में मैं पीएल के लिए कितना छोड़ रहा हूं, 1,37,500। सर वैसे ही लास्ट ईयर मैंने कितना छोड़ा था, लास्ट ईयर मैंने 1 लाख छोड़ा था, तो 1,50 हो गया सर। 1,50 का मुझे करना होता है एप्रोप्रिएशंस, कि सर इस 1,50 को यूज कैसे करना है। इस 1,50 को यूज करने के लिए बात होगी क्या कि 25% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, 25% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट आपको कहां ट्रांसफर करना है, आपको स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ये वाली चीजें गिवन होगी तो हम करेंगे, नहीं तो हम कभी भी नहीं करेंगे। एक क्वेश्चंस करेंगे उसमें देखते हैं क्या होता है। उसके बाद सर जो भी अमाउंट बच गया 1,37,500, वो हमने क्या कर दिया, वो हमने अपनी बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया। कोई ज्यादा बिग डील नहीं है इस प्रॉफिट और लॉस को याद करना। 4 शेड्यूल थे सर, 13 में इंटरेस्ट, 14 में अदर इनकम, दोनों इनकम हो गया सर। 15 में इंटरेस्ट, 16 में अदर खर्चे हो गए सर, सारे खर्चे माइनस किया तो क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स या फिर करंट ईयर का टैक्स प्रॉफिट। आप ये बात बोल सकते हैं कि सर करंट ईयर में हमने प्रॉफिट जो कमा लिया वो कितना कमा लिया सर, 50,000। बात ओके है कि नहीं है। चलो जी सर, इस बात को थोड़ा सा और डिटेल से समझा जाए तो हम कैसे समझ सकते हैं, चलो जी उसकी हम स्टार्टिंग करते हैं। चलो जी, अब थोड़ा सा ना प्रॉपर तरीके से समझने की ट्राई करते हैं। सर क्या होना चाहिए, मैं एज्यूम कर रहा हूँ फॉर द टाइम बिंग कि आपको ओवरव्यू मिल गया है, किस तरीके से इनकम को एक साइड रखना है, किस तरीके से खर्चों को एक साइड रखना है, करंट ईयर का प्रॉफिट। अगर मैं इस पीएल को भी ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, 2 हिस्सों में 50,000 तक, आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई मेजर डाउट इसमें आया हो, ठीक है ना, 50,000 तक जाने में। तो अगर आपको 50,000 तक भी समझ आ गया ना तो आप माने आपका 90% काम यहाँ से क्या है, डन। चलो जी एक बार और समझते हैं बात को। अब आप थोड़ा सा याद रखने की ट्राई करना कि हमने क्या शेड्यूल बनाया था, ठीक है। आओ जी, से अगर मैं समअप कर दूं ना, समअप कर दूं बात को, तो बात इतनी थी सर, 13 में आपने इंटरेस्ट इनकम डाला
और 14 में आपने अदर इनकम डाला। चलो जी इन दोनों को समझ लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट आना चाहिए। दिस इज एक्सप्लेनेशंस, फिर एक क्वेश्चन कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। शेड्यूल नंबर 13, शेड्यूल नंबर 13 क्या क्या सर इसमें आना चाहिए, शेड्यूल नंबर 13 में क्या क्या हमारे पास आना चाहिए। तो सबसे पहले बात होगी सर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। थोड़ा ध्यान से समझ लेना, आज टाइम चाहे एक्स्ट्रा लगा लो, लेकिन सर ऐसा हो कि कल को एक बार के बाद ना हमें इन फ्यूचर दिक्कत ना रहे इसके क्वेश्चंस को करने में। इंटरेस्ट ऑन एडवांस, आपने जितना भी एडवांस दिया हुआ है, आपने जितना भी एडवांस दिया हुआ है उसके ऊपर अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपकी इनकम है वो शेड्यूल नंबर 13 में चला जाएगा। चलो जी इस बात को आप थोड़ा सा और डिटेल से समझ लें तो कहाँ कहाँ से आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। रिकॉल करो पहला लेक्चर अपने, जैसे अपने चैप्टर स्टार्ट किया था ना, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट इनकम कहाँ कहाँ से होने वाली है। आपने कोई भी लोन दिया हुआ है, टर्म लोन, कैश क्रेडिट लिमिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, इस तरीके से अदर्स लोन एडवांस। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पर लिख रहा हूं, इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन करंट अकाउंट, इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन करंट अकाउंट। चलो जी देखिए क्या मैंने लिखा, आप किसी को टर्म लोन दो, आप किसी को होम लोन दो, आप किसी का कैश क्रेडिट लिमिट बनाओ, आप किसी को अदर लोन और एडवांस जो भी आपका नाम है, गोल्ड लोन है, एग्रीकल्चर लोन है, बैंक के अकॉर्डिंग होते हैं सर नाम। बैंक की ओकेजनली कोई स्कीम आती है, उस स्कीम के अकॉर्डिंग उस लोन का नाम हो गया। कोई भी लोन मैंने आपको दिया, आप मुझे जो इंटरेस्ट देंगे मेरे लिए वो क्या है सर, इनकम। इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन करंट अकाउंट्स, इसको आप एक बार रीडिस्कस करेंगे कि क्या फर्क है सर इसमें। चलो जी एक बार मैंने लिखा आपको या आप लोगों को लिखने के लिए बोला, इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन करंट अकाउंट। चलो जी दूसरी बात डिस्काउंट, दूसरी बात क्या होगी सर हमारे पास, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट। अब ये चेक करें सर क्या है, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट, ठीक है ना। वैसे तो हमने सर पहले लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में इसको कंप्लीटली समझ लिया था कि ड्यूरिंग द करंट ईयर हमें जो भी डिस्काउंट मिल रहा है सर वो हमारे लिए इनकम है। लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। किस चीज की, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। देखो याद आया कि नहीं आया, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। सर इसलिए तो हमने समझा था कि कल को प्रॉफिट लॉस बनाना पड़ेगा, उसमें आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का एडजस्टमेंट तो सर हम हमेशा से करते आए हैं। तो इसका मतलब अगर आपको ध्यान हो तो जो ओपनिंग रिबेट होती थी वो हम क्या कर दें, प्लस कर दें। ओपनिंग रिबेट को हम क्या कर दें, प्लस कर दें, और जो क्लोजिंग रिबेट है उसको हम क्या कर दें, माइनस। क्या कर रहे हैं हम सर, हम शेड्यूल नंबर 13 के अंदर जोन सी आइटम जानी चाहिए, शेड्यूल नंबर 13 के अंदर जोन सी इनकम जानी चाहिए सर, हम उसको डिफाइन कर रहे हैं कि सबसे पहले सर इंटरेस्ट जाना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स। डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट में सर मेरा इंटरेस्ट का ही इनकम है। उसके बाद सर डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट में हमने टॉपिक समझा था क्या, कि कुछ रिबेट का पॉइंट आएगा सर, जो एक्स्ट्रा इनकम आपको मिल गई है वो माइनस कर दो, जो पिछले साल एक्स्ट्रा इनकम मिली थी उसको क्या कर दो सर आप, प्लस कर दो, ठीक है। उसके बाद सर आप डाल दें लास्ट पॉइंट कि अदर्स इंटरेस्ट, अदर इंटरेस्ट या फिर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, या फिर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। यहां पर ही मैंने स्टार लगाया, दो जगह पर मैंने स्टार लगाने की ट्राई की कि एक तो यहां पर
और एक यहां पर। मतलब सर इसके अंदर मुझे अभी कुछ ना कुछ डिस्कस करना है। तो आप चेक करें, फॉर्मेट का पहला शेड्यूल था शेड्यूल नंबर 13। शेड्यूल नंबर 13 में हमारा इंटरेस्ट का इनकम आना है। इंटरेस्ट हमें कहां कहां से आ सकता है सर? इंटरेस्ट हमें इन लोन्स के ऊपर आ सकता है, उसके अलावा मुझे डिस्काउंट मिल सकता है, कोई और अदर इंटरेस्ट हो सकता है, और उसके अलावा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। बस शेड्यूल नंबर 13 यहां पर मेरा खत्म होता है कि शेड्यूल नंबर 13 में क्या क्या जाना चाहिए। चलो जी, होप सो आपने इसको साथ साथ में नोट कर लिया हो, क्योंकि हमारी नोटबुक में बने हुए नोट ना हमें आसानी से रीडिंग करवा देते हैं। चलो जी, तो भाई एज्यूमिंग दैट कि सर आपने इसको नोट कर लिया है, मैं शेड्यूल नंबर 14 में चलता हूं। ये रहा मेरा शेड्यूल नंबर 14। अदर इनकम सर, अदर इनकम। अब अदर इनकम क्या हो सकती है सर, वो हम देख लेते हैं। चलो जी, अदर इनकम का सबसे पहला पॉइंट होगा क्या? कोई भी कमीशन, ब्रोकरेज, एक्सचेंज, ठीक है ना, एक्सचेंज। सर आपको कोई भी कमीशन मिल रहा है, ठीक है ना, किसी भी चीज़ का कमीशन हो सकता है, वो आपने बिल कलेक्शन के लिए दिया, आपने गारंटी दी, हर एक बात के लिए आपको कोई ना कोई इनकम मिल रही है, तो ऐसा कोई भी कमीशन, एक्सचेंज, ब्रोकरेज अगर आपको मिल रहा है तो सर वो आपके शेड्यूल नंबर 14 की इनकम है। सेकेंड टाइम सर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बैंक ने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो अगर हम सेल करते हैं, प्रॉफिट हो गया, तो सर इट शुड बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, तो सर शेड्यूल नंबर 14 में चला जाएगा। लेकिन ध्यान रखो, अगर लॉस होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो सर यहीं से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। आपने प्रॉफिट, देखो लॉस दिखाने का एक तरीका ये हो सकता था ना कि मैं खर्चों में दिखा दूं, एक तरीका तो आज तक हम करते ही थे सर कि प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में, लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड में। लेकिन आज मैंने क्या किया सर, प्रॉफिट हो गया तो प्लस में दिखा दूंगा, लॉस हो गया तो कहां दिखा दूंगा? माइनस में दिखा दूंगा। सेम पॉइंट हो सकता है प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, माइनस में कर दूंगा एनी लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, यानी लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। सर ये इस तरीके की सारी इनकम सर कहां जानी चाहिए? तो शेड्यूल नंबर 14 में जानी चाहिए। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो क्या, लॉकर फीस, शेयर्स ट्रांसफर फीस, एनी अदर इनकम, एनी अदर इनकम। उसके अलावा सर और कोई इनकम, कई बार क्या होता है स्पेसिफिक होता है कि हम ना उसको इन्फॉर्मेट या इन प्रायोरिटी डिस्कस नहीं कर सकते। मौके की बात है सर, बैंक का कोई स्पेशल ट्रांजैक्शन हुआ और उन्होंने, लगता है मुझे ट्रायल बैलेंस है, हाँ इतना तो फोर श्योर है क्या कि सर ट्रायल बैलेंस देख के ना ये बात तो समझ आ जाएगी भाई ये खर्चा लग रहा है या इनकम लग रही है, फॉर श्योर। चलो जी, तो ये था मेरा शेड्यूल नंबर 13, शेड्यूल नंबर 14, जिसमें मैंने सारी इनकम जो आज तक मैं क्रेडिट करता था उसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया, शेड्यूल नंबर 13, शेड्यूल नंबर 14, और उन दोनों को क्या कर देंगे आप टोटल कर देंगे। हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में आप ये देखो कि एक आधा पॉइंट इधर वाला इधर भी चला जाए या इस तरफ वाला इस तरफ आ जाए, तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैंने कुछ बुक्स को देखा है जो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कभी कभी शेड्यूल नंबर 13 में डाल देते हैं, कभी कभी लगता है क्या कि सर ये इंटरेस्ट नहीं है, ये शेड्यूल नंबर 14 में जाना चाहिए। तो अगर एक आधी आइटम इधर से इधर या इधर से इधर चली गई ना तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा। लेकिन मेक श्योर करना 13 और 14 आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन 13 14 की कोई आइटम 15 और 16 में चली गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ये थी मेरी इनकम के दोनों शेड्यूल, शेड्यूल नंबर 13, शेड्यूल नंबर 14। चलो जी, उसके बाद बात करते हैं शेड्यूल 15 और 16। शेड्यूल नंबर 15, वैसे सर नाम से ही क्लियर था कि शेड्यूल नंबर 15 होगा खर्चों में, और सबसे पहला जो हमारा एक्सपेंस होगा वो होगा इंटरेस्ट एक्सपेंडिड।
वो हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, कि हम कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, इट्स कॉल्ड इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। ठीक है जी। होगा क्या, इसकी जो पहली आइटम होगी वो हमारे पास होगी इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, कि बैंक ने जितना भी डिपॉजिट एक्सेप्ट किया हुआ है, बैंक ने जितना भी डिपॉजिट एक्सेप्ट किया हुआ है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट उन्हें पे करना पड़ेगा, इट इज सर मेजर एक्सपेंसेस ऑफ द बैंक। चलो जी, डिपॉजिट की फॉर्म एक बार वापस से रिकॉल कर लें। वैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट किस किस नाम से हो सकता है, ये इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। आपने बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाया हुआ है, बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, सर बन गया क्या, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। सेकेंड टाइम इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन एफडी, अगर एफडी के ऊपर भी इंटरेस्ट है तो मतलब सर क्लियर है क्या कि बैंक का खर्चा ही है। इंटरेस्ट ऑन रेकरिंग डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन रेकरिंग डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन रेकरिंग डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, कि सर करंट अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट है, सर आपने लास्ट टाइम भी लिखवाया था शेड्यूल नंबर 13 में, इंटरेस्ट चार्ज ऑन करंट अकाउंट। चलो जी, अब क्लियर कर लेते हैं इस वाले पॉइंट को कि क्या मतलब था। सर मैंने लास्ट टाइम आपको लिखवाया शेड्यूल नंबर 13 में जाना चाहिए क्या, इंटरेस्ट चार्ज ऑन करंट अकाउंट, और शेड्यूल नंबर 15 में मैंने आपको क्या लिखवाने की ट्राई की, मैंने आपको लिखवाने की ट्राई की इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, इंटरेस्ट दोनों बातों में सर फर्क है। बाय डिफॉल्ट तो देखो करंट अकाउंट में लोग पैसा रखते हैं, बैंक को उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है, बहुत नॉमिनल चाहे बहुत ज्यादा नॉमिनल, लेकिन कई बार सर इसका बैलेंस नेगेटिव भी हो जाता है। इसका बैलेंस नेगेटिव अगर हो गया तो बात क्या होगी, फिर बैंक आपसे इंटरेस्ट क्या करेगा, चार्ज करेगा। यानी इसीलिए हमने ने शब्दों की तरफ ध्यान देना है कि कौन सा वर्ड यूज किया गया। नाम देखो, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगी सर, खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन आरडी अकाउंट, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी सर, खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन एफडी अकाउंट, खर्चा है सर। इंटरेस्ट ऑन लोन, इनकम है सर। इंटरेस्ट ऑन होम लोन, इनकम है सर। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इनकम है सर। लेकिन करंट अकाउंट एक ऐसी चीज है जहां पर बैंक का इंटरेस्ट खर्चा भी हो सकता है और इनकम भी हो सकती है, तो इसीलिए हमें शब्दों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। चार्ज्ड, इंटरेस्ट चार्ज्ड यानी बैंक चार्ज कर रहे हैं सर, इसका मतलब क्या है, इनकम। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, इसका मतलब सर बैंक दे रहा होगा क्या, एक्सपेंस। होप सो द डिफरेंस इज क्लियर। डिपेंड करता है उसने कौन सा वर्ड अपने लिए यूज किया है, चार्ज्ड वर्ड यूज किया है या अलाउड। देखो अलाउड और चार्ज, इंटरेस्ट अलाउड ऑन करंट अकाउंट मैं दे रहा हूं, इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन करंट अकाउंट मतलब मैं ले रहा हूं। चलो जी ठीक है, डिफरेंस इज क्लियर। उसके बाद सर और कोई शेड्यूल 15 में जो आपको लगता हो और ऐसा कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, बस आप इसमें अदर्स करके इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अदर इंटरेस्ट, अदर इंटरेस्ट। चलो जी, तो ये शेड्यूल नंबर 15 था कि सर ये इसके अंदर इंटरेस्ट के सारी एक्सपेंसेस वाली आइटम आ जाएगी जो आपको देनी है। उसके बाद अगर आप कंसीडर करते हैं शेड्यूल नंबर 16, वाह, जैसे ही शेड्यूल नंबर 16 ओवर होगा तो सर हम उस स्टेट में पहुंच जाएंगे कि जहां से हम किसी भी क्वेश्चंस को परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ बातें और डिस्कस करने जैसी होगी वो भी करेंगे। शेड्यूल नंबर 16 में क्या होगा सर, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर अब बैंक क्या करते हैं सर, बैंक में जितने भी एक्सपेंस होंगे उन सब का एक हेड बना लिया कॉल्ड एज ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और इसके अंदर क्या आ जाएगा सर, जो आप एज एन एक्सपेंस सोच सकते हो, मुझे लिखवाने की भी जरूरत नहीं है। रेंट ऑफ बिल्डिंग, रेंट ऑफ बिल्डिंग, सैलरी ऑफ स्टाफ, सैलरी ऑफ स्टाफ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑडिट फीस,
ऑडिट फीस, किसी भी तरीके की एडवर्टीजमेंट, डायरेक्टर फीस, चलो जी, तो ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंस है सर जो मुझे अपने खर्चों में दिखाना है, ठीक है ना। कोई लीगल फीस है, कोई लो चार्जेस है, कोई रिपेयर है। सर कितनी आइटम्स लिखोगे आप बताओ ना। +1 का ट्रायल बैलेंस है सर, ये तो जो खर्चा एक ट्रेडिंग फर्म कर सकती है वैसे ही सारे खर्चे सर बैंक भी कर सकता है। तो जितने भी एक्सपेंस जो आप पीएल में डालते थे ना, सबको उठाओ और उसका एक ग्रुप बना दो कॉल्ड एज ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सर शेड्यूल नंबर 16 में डाल दो। तो सर अब इस एक्सप्लेनेशंस की वजह से ना आपको ये हो जाना चाहिए कि वो हमें ट्रायल बैलेंस में ना इस तरीके से आइटम देगा, ठीक है ना बात। और हमने क्या करना है सर, हमने उसकी ग्रुपिंग बनानी है, हमने उसका ग्रुप बना देना है। ये 13 में जाएगा, ये 14 में जाएगा, ये 15 में जाएगा, ये 16 में जाएगा। यानी पहले शेड्यूल्स बनेंगे सर 13, 14, 15, 16 और उसके बाद सर इसका जो टोटल होगा ना वो उठा के हम कहाँ डाल देंगे, प्रॉफिट और लॉस में डाल देंगे। देखते हैं किस तरीके से हम अपनी बात को रखेंगे। देन उसके बाद सर कुछ बातें और समझने वाली है, वो भी समझते हैं। प्रोविजन 17 में क्या था सर हमारे पास, 17 तो नहीं था नंबर, वैसे 17 होता, अगर होता तो प्रोविजन एंड कंटीजेंसी। प्रोविजन एंड कंटीजेंसी समझे सर। प्रोविजन और कंटीजेंसी में कौन कौन सी आइटम अब हमारे पास आनी चाहिए, ठीक है जी। प्रोविजन और कंटीजेंसी को हम समझते हैं कि कौन सा पॉइंट्स प्रोविजन और कंटीजेंसी के अंदर होना चाहिए। प्रोविजंस, सबसे पहला प्रोविजन सर हमने बनाया था प्रोविजन ऑन एडवांस, प्रोविजन ऑन एडवांस, ठीक है ना। कि जितने भी एडवांसेस हैं उसकी सर हमने कैटेगरी बना रखी है कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एसेट्स, सबस्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स, लॉस एसेट्स। वो प्रोविजन मैं आपको रिवाइज अभी नहीं करवा रहा हूं, किसी क्वेश्चन में आएंगे तो डेफिनेटली सी बात है कि सर हमें वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। प्रोविजन ऑन एडवांस सेकेंड टाइम्स, प्रोविजन फॉर अदर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर अदर बैड डेब्ट्स, ठीक है ना। एडवांस के अलावा वैसे तो चांसेस नहीं होते हैं, फिर भी फॉर्मेट में लिख दिया गया, मैंने आपको करवा दिया कि उसके अलावा सर वो जो आपने प्रोविजन बना लिए थे वो तो बना लिए थे, उसके अलावा भी अगर और कोई प्रोविजन बनता है तो वो भी आ जाएगा सर प्रोविजन ऑन बैड डेब्ट्स। और तीसरा पॉइंट जो आएगा ना उसको आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्स, यानी जितना टैक्स का प्रोविजन बनना चाहिए, जितना टैक्स का प्रोविजन बनना चाहिए सर वो भी आप यहां पर डाल दो, वो आ जाएगा सर प्रोविजन एंड कंटीजेंसी। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने इसका टोटल अपने लास्ट एग्जांपल में बनाया था 20,000, जिसमें वैसे ये कह दूं अगर आपको कि सर 15,000 प्रोविजन ऑन एडवांस है और 5,000 रुपये क्या है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है 5,000, तो टोटल प्रोविजन मेरा कितना बन गया था 20 बन गया था। तो सर ये एक बार देखिए रफ सा मैंने आपको पीएल बना के दिखाया, 13 और 14 मतलब टोटल इनकम, 15 और 16 और प्रोविजन मतलब टोटल एक्सपेंस सर। और उसके बाद क्या होगा सर, चलता रहेगा अपना। चलो जी, आज की क्लास में अभी हमें और क्या डिस्कस करना चाहिए, तो हमें डिस्कस करना चाहिए कि सर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। जितना आसान लग रहा है ना उतना आसान नहीं है, समझते हैं एक क्वेश्चन की हेल्प से। टाइम शायद मुझे लगता है थोड़ा कम ना पड़ जाए अगर मैंने बड़ा क्वेश्चन स्टार्ट करवाया तो, इसीलिए जो बड़ा क्वेश्चन होगा सर वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अभी हम अपने इस कंसेप्ट को समझते हैं। 1 मिनट का छोटा सा ब्रेक दे दो, थोड़ा सा मैं पानी वानी पी लूँ जब तक।
चलो जी, वेलकम बैक करें अपना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आज की क्लास में पेंडिंग है, वो है हमारा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वाला पॉइंट। समझे सर भाई, इस क्वेश्चन में आप एक स्पेशल जो वेटेज देने की ट्राई कर रहे हैं। सर ऐसा क्या है इस टॉपिक में कि अपने को इसको एक स्पेशल वेटेज देना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स। चलो जी, तो मैं आपको बड़ा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, लेकिन एक और जो कॉम्प्लिकेशंस है ना वो हम क्लियर कर देते हैं, ताकि कल जब हम दो क्वेश्चंस करें तो हमें आसानी से सोल्व हो जाए। प्रोविजन फॉर टैक्स एक्चुअली क्या होता है, अपने इंडिया में जो टैक्स का प्रोविजन है कंपनीज के ऊपर ना, वो 30% 40% है कि आप बिना टैक्स जो भी कमा रहे हो, बिना टैक्स दिए आप जो भी कमा रहे हो उसका 20% टैक्स दे दो। चलो जी, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन में अगर मैं ये कह दूं आप लोगों को कि प्रोवाइड 20% फॉर टैक्सेशन, प्रोवाइड 20% फॉर टैक्सेशन, तो सर अब इस क्वेश्चन को कैसे परफॉर्म किया जाएगा वो आप समझ लीजिए। मैं मानता हूं क्या कि मान लिया मैंने आपको शेड्यूल नंबर 13 बनाना आ गया, शेड्यूल नंबर 13 बनाना आ गया, जिसके अंदर क्या था, इंटरेस्ट अर्न, और फॉर एग्जांपल मैंने कहा 1 लाख। ध्यान से समझ लेना बात को एक बार, ताकि आगे से कभी कॉम्प्लिकेटेड ना रहे। हम क्या पॉइंट समझ रहे हैं कि सर जब भी कोई एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा, वो हमें कहेगा 20% टैक्स के लिए प्रोवाइड कर दो। तो सर मैं मेरा पूरा क्वेश्चन करूंगा, मैंने मान भी लिया कि आपको करना आता है इंटरेस्ट अर्न। शेड्यूल नंबर 14 में आपको अदर इनकम भी निकालनी आती है, कितना, 50,000। टोटल इनकम भी आपको निकालनी आती है 150। उसके बाद मैंने आपको कहा शेड्यूल नंबर 15 भी आपको सोल्व करना आता है, इंटरेस्ट एक्सपेंडिड। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 60,000। अदर एक्सपेंसेस मैंने कहा 40,000। अब बात आती है प्रोविजन एंड कंटीजेंसी, प्रोविजन एंड कंटीजेंसी। चलो जी, अब प्रोविजन और कंटीजेंसी के अंदर बंदा हमें कहते हैं क्या, प्रोविजन ऑन एडवांस है 10,000, प्रोविजन एडवांस कितना है 10,000। चलो जी, ये क्वेश्चन था आपका पूरा, और आपको कहा गया फाइंड आउट नेट प्रॉफिट ऑफ द बैंक। 1 2 3 4 5 और 6 इंफॉर्मेशंस देने के बाद मैंने आपसे पूछा है फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑफ द बैंक। तो सर हम क्या करेंगे, शेड्यूल नंबर 13 14 क्लियर है 150, 15 16 क्लियर है। एक बात, प्रोविजन और कंटीजेंसी में एक प्रोविजन तो गिवन है, लेकिन एक प्रोविजन हमें निकालना है क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। बस अगर ये भी अमाउंट वाइज गिवन होता 5,000 7,000 10,000 फिर तो मुश्किल ही नहीं थी सर। मानो ये भी 10,000 होता तो 10 और 10 20 सर, तो ये एक 20 हो जाता और 30,000 हमारा आंसर आ जाता। लेकिन दिक्कत क्या होने वाली है, दिक्कत यही होने वाली है, प्रोविजन हमेशा परसेंटेज की फॉर्म में होने वाला है, तो आपको निकालना पड़ेगा। 2 मिनट का टाइम आप लोगों के पास है, अपना अपना दिमाग लगाओ और बताओ कि सर कितना प्रोविजन बनना चाहिए। बता सकते हो, इतना कोई मुश्किल नहीं है कि सर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो बताएं कितना प्रोविजन फॉर टैक्स होना चाहिए। प्रोवाइड 20% फॉर टैक्स। चेक करें सर, हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा कि सर हमारी टोटल इनकम है 150 माइनस टोटल एक्सपेंस हमारा है 60,001, शेड्यूल नंबर 15 वाला, 40,001 शेड्यूल नंबर 16 वाला, और प्रोविजन और कंटीजेंसी के नाम पे हमारे पास कितना है 10,000। सर ये भी कह सकता हूं कि अगर टैक्स वाला फंडा ना होता तो मैं कितने रुपए कमा लेता, मैं कमा लेता सर 40,000। मैं कितने रुपए कमा लेता 40,000, क्यों 1.5 लाख का इनकम है, 1,10,000 का खर्चा है बिना टैक्स। ऑब्वियस सी बात है सर, अगर आपको टैक्स देना होगा तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, अपनी इनकम माइनस अपने सारे एक्सपेंस विदाउट इनकम टैक्स। रिपीट करता हूं, अपनी इनकम माइनस अपने सारे एक्सपेंस विदाउट टैक्स। सर वहां पहुंच जाओ तो आप पहुंच जाएंगे तो कितना जाएगा 40,000। 40,000 का 20% प्रोवाइड फॉर टैक्स है, 40,000 का 20% कितना जाएगा सर 8,000।
40,000 का 20% कितना आ जाएगा 8,000 और हमारा टोटल प्रोविजन कितना हो जाएगा 18,000। हमारा टोटल प्रोविजन हो जाएगा सर 18,000। वापस रिपीट करता हूं कि सर अपन ने क्या किया, प्रोविजन फॉर टैक्स में प्रोविजन फॉर टैक्स अगर आपको निकालना है तो आप एक काम करें, अपनी टोटल इनकम माइनस अभी तक के सारे एक्सपेंस या फिर प्रोविजन फॉर टैक्स को छोड़ के सारे एक्सपेंस माइनस कर दो, आंसर आएगा 40,000। 40,000 का 20% टैक्स देना है तो कितना 8,000। टोटल प्रोविजन हो जाएगा सर 18,000। टोटल एक्सपेंस कितने हो जाएंगे, टोटल एक्सपेंस मेरे पास हो जाएंगे सर 1,18,000 और प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा कितना मेरे पास 32,000। चलो जी क्वेश्चन ओवर। तो आज की बात को आप यहां पर फिनिश करते हैं, जहां पर आपने क्या समझा सर, प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मेट समझा। एक तरफ इनकम 13 और 14, एक तरफ एक्सपेंस 15, 16 और प्रोविजन। सर जैसे ही माइनस किया आपका करंट ईयर का प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में अपना काम क्या होगा सर, 2 या 3 इसके जो भी क्वेश्चंस बनते हो, आसान हो मुश्किल हो, करवा दो फटाफट से। चलो जी, तो आज के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं अगली क्लास में।